नमस्ते बिहार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात एक वायरल वीडियो की। अररिया में जमीन विवाद में मारपीट का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरें महलगांव के प्रसादपुर चिकनी गांव की बताई जा रही है, जहां एक पक्ष ने खेत में लगी मूंग की फसल को जबरन जोत लिया। इसका विरोध करने पर दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई और पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। मारपीट का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि करीब 2 एकड़ में मूंग की फसल लगी थी, जिसे दबंगों ने जोत लिया। अररिया के एसडीपीओ ने बताया कि वीडियो की जांच की जा रही है और जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें में आपको दिखा रहे, देखिए अररिया की, जहां जमीन को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। इन तस्वीरों को देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। जिसके हाथ में जो लगा बस उसे उठाकर दनादन शुरू हो गया। क्या महिला पुरुष तमाम लोग एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमला कर रहे हैं। 2 एकड़ जमीन का विवाद था यहां, जिसके लिए खूनी जंग हुई है। और अब इस घटना का वीडियो जो है सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस अब कह रही है कि इसमें वीडियो की जांच की जा रही है और दोषी पाए गए, जांच में सत्यता पाई गई तो कार्रवाई भी होगी। इधर गोपालगंज से बेहद हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां एक बारात में खाने के दौरान मछली का मूड़ा नहीं मिलने पर बवाल हो गया। 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें 11 लोग घायल हो गए हैं। मामला भोरे इलाके के सिसई टोला भटवलिया गांव का है। यहां छठू गोंड नाम के शख्स की यहां एक शादी थी। इसमें उनका पड़ोसी अपने कुछ मेहमानों के साथ खाना खाने पहुंचा, लेकिन जब उन्हें खाने में मछली का मूड़ा नहीं मिला तो वो भड़क गए, जिसके बाद यहां जमकर मारपीट हुई। इसमें 11 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं और इन तमाम लोगों को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल से सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 4 पर हमला करू। कितना लोग घायल भाई मारपीट में? जाना में 4-5 जना घायल बा। पूर्व से विवाद चलता रहा, कल बारात में मारपीट। हाँ, बारात पहले से विवाद चलता रहा तो कल बहाना लेके। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गेहूं खरीद की समीक्षा बैठक की। सीएम ने कहा कि 15 जून तक 3.5 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है। 2008 में कृषि रोडमैप की शुरुआत के बाद फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए, जिसका फायदा भी मिला। नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों में इस बात का प्रचार किया जाए कि सरकार ज्यादा से ज्यादा फसलों की खरीद करना चाहती है। और साथ ही उन्होंने पैक्सों की कार्यप्रणाली में सुधार के भी निर्देश दिए और सहकारी समितियों और राज्य खाद्य निगम की भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए काम करने का निर्देश दिया। बिहार में गंगा नदी के दोनों किनारों के पास के 13 जिलों को मिलाकर जैविक कॉरिडोर बनाया गया है। इस योजना में किसानों को जैविक खेती के लिए कृषि इनपुट अनुदान तथा निःशुल्क प्रमाणीकरण की सुविधा दी जाती है। अब तक 188 कृषक उत्पादक संगठनों को इस योजना में शामिल किया गया है। इसमें 21,608 किसान शामिल हैं। जैविक खेती की इस योजना के कार्यान्वयन के फलस्वरूप रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम होगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ गंगा को स्वच्छ रखने के प्रयासों को पूरा करने में मदद मिलेगी। तो सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट किया है, जैविक खेती को लेकर एक योजना का क्रियान्वयन किया गया। अब उसके फलस्वरूप रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम होगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ गंगा को स्वच्छ रखने के प्रयासों को पूरा करने में सहायता मिलेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार और उसमें जनता दल यूनाइटेड के शामिल होने की अटकलों के बीच जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा उन्होंने भी सुनी है। जेडीयू भी गठबंधन में शामिल है और एनडीए गठबंधन में शामिल होने के नाते जेडीयू को भी मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। जेडीयू कोटे से 2 मंत्रियों को बनाए जाने की संभावना जताई जा रही है और ऐसे में आरसीपी सिंह का यह बयान बेहद महत्वपूर्ण है। हम लोग एनडीए के पार्ट हैं, बिहार में भी केंद्र में भी है, तो स्वाभाविक है एनडीए के पार्ट हैं तो सबको उसमें हिस्सा मिलना चाहिए। तो है ही। तो आप लोग मांग करते हैं सर कि जब केंद्रीय मांग क्या किया जाता है
एनडीए में कोई मांग थोड़ी होती है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है, समझ होती है ना। मांग क्या होता है? कोई हमारा कोई ये कोई लोग ट्रेड यूनियन थोड़े है। बिल्कुल भाई हम लोग का एक गठबंधन है और गठबंधन में एक दूसरे का मान सम्मान सभी पार्टी का किया जाता है। जी, यानी कि सर केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार की जो चर्चा है उसमें जेडीयू को भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। फिर मैं बता रहा हूँ ना कि भाई देखिए ये तो बहुत नेचुरल है ना कि हम एनडीए के पार्ट हैं, तो स्वाभाविक है कि एनडीए की सरकार है तो उसमें जितने भी एनडीए के घटक दल हैं उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कोरोना गाइडलाइन पालन करने के लिए लोगों से अजीबोगरीब अपील की है। संजय जायसवाल ने कहा कि आप उतना ही घर से निकले जितना राहुल गांधी मंदिर जाते हैं, उतना ही मास्क का प्रयोग करें जितना योगी आदित्यनाथ भगवा वस्त्र पहनते हैं, और डॉक्टर इस बीमारी के बारे में उतना ही जानते हैं जितना सोनिया गांधी हिंदी जानती हैं। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि कृपया कर आप उतना ही बाहर निकलें जितना राहुल गांधी मंदिर जाते हैं, उतने ही मास्क का प्रयोग करें जितना योगी आदित्यनाथ जी भगवा वस्त्र पहनते हैं, और क्योंकि सबसे बड़ा कारण यह है कि डॉक्टर उतना ही इस बीमारी के बारे में जानते हैं जितना सोनिया गांधी जी हिंदी जानते हैं, इसलिए वैक्सीन जरूर लगाएं और प्रोटेक्शन जरूर करें। इधर पूर्णिया में मानसून ने दस्तक दे दी है। मानसून का किसानों को जितना इंतजार रहता है उतना ही कलाकारों को भी। पूर्णिया के कलाकार अपने लोकगीतों के माध्यम से किस तरह मानसून का स्वागत करते हैं, आइए आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी प्रवीण कुमार की रिपोर्ट में। प्रवेश कर रहा है और हमारे साथ यहाँ पूर्णिया के कुछ कलाकार हैं, वो मानसून का स्वागत किस अंदाज में करते हैं आइए हम देखते हैं और इनसे सुनते हैं ये किस अंदाज में मानसून का स्वागत करते हैं। ये बताइए कि आज से मानसून प्रवेश कर रहा है जी, आज आप लोग किस तरह से इसका स्वागत करते हैं? झम 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 के तारे बदरिया बदरा भरना
तो बिहार में पूर्णिया के रास्ते मानसून की एंट्री हो गई और इसके बाद कई जगहों पर जमकर बारिश हुई है। हम आपको जो 2 जगहों की तस्वीरें दिखाते हैं। कैमूर में बारिश से मौसम सुहाना हो गया तो छपरा पहली बारिश में ही पानी पानी हो गया। सड़क से दुकान तक यहां पानी पानी ही नजर आया। 2 तस्वीरें देखिए कैमूर और छपरा की। मानसून के दस्तक के बाद देखिए कैमूर और छपरा में जोरदार बारिश हुई है। कैमूर में तो जो बारिश का नजारा वो देख सकते हैं, लेकिन छपरा में लोगों के घरों के अंदर तक बारिश का पानी घुस आया है। कोसी, बागमती और गंगा समेत 7 नदियों से घिरे खगड़िया में बाढ़ से पहले लोहे की चादर से बनी नाव की डिमांड बढ़ गई है। सस्ती और टिकाऊ होने की वजह से लोग लोहे की नाव को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। लिहाजा कारीगर दिन रात नाव निर्माण में जुटे हैं। नाव निर्माण का जायजा लिया हमारे सहयोगी दिग्विजय कुमार ने। 7 नदियों से घिरे खगड़िया में हर साल बाढ़ आती है और बाढ़ के समय में नाव का काफी महत्व हो जाता है। हम ये आपको दिखा रहे हैं। ये खगड़िया का बछौता गांव है। यहाँ पर देख सकते हैं कि लोहे के चदरे के सहारे नाव का निर्माण किया जा रहा है और यह जो नाव है एक तरह से कहे कि 1 सप्ताह में 2 नाव यहाँ पर बनकर के तैयार होती है। जो नाव मालिक है उनका साफ तौर पे कहना है कि लकड़ी नहीं मिलने के कारण वो लोग इन लोहे के चदरे का नाव बनवा रहे हैं। हालांकि एक नाव की लागत लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए पड़ जाती है और 1 सप्ताह के अंदर 2 नाव यहाँ पर बन करके तैयार होती है। जो नाव बनाने वाले उनसे हम खुद बात करते हैं। यानी उतना ही जितना लकड़ी के नाव में खर्च आता है उतना खर्च में यहाँ जो है 2 गो से लगभग नाव बन जाता है। आगे साल हम बनाए थे 16 से 17 नाव बनाए थे। अभी जो है हम 3 गो नाव बना के दे चुके हैं। 3 गो ऑर्डर है। किसान और बात कर रहा नाव का। यानी एक सीजन में हम लगभग जो है अबरी मेरा टारगेट है 25 गो नाव के आसपास में लोग। इसलिए कि सुरक्षित ज़्यादा है ये नाव। एक दूसरा नंबर इसमें लागत कम लगता है किसान के। लगभग जो है 2.5 से 3 लाख रुपया के आसपास में कॉस्ट पड़ता है। लगभग जो है 7 लाख से ऊपर हो जाएगा। 7 लाख 8 लाख के आसपास में चला जाएगा जी। ये सब हम जो है नदी में चलाते हैं। उसके बाद जो है हम लोग का बाढ़ पीड़ित इलाका में हम लोग का घर पड़ जाता है। यही हम लोग के नाव से सुविधा सारा चीज होता है। लोहा का नाव क्यों बनवा रहे हैं? लोहा का नाव में क्या होता है 3 साल चलाने के बाद भी आधा दाम में बिक जाता है। यही खासियत है। लकड़ी का नाव में कॉस्ट भी दुगुना पड़ जाता है। उसके बाद सड़ने लगता है, उसका कोई वैल्यू ही नहीं रहता है। तो ये देख सकते हैं कि खगड़िया में पहले जहां लकड़ी का नाव का प्रचलन काफ़ी बढ़ी हुई थी, लेकिन अब जो लोहे का जो चदरा है उसके सहारे नाव को बनाया जा रहा है और उसकी डिमांडें काफ़ी बढ़ी हुई है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने मधुबनी में नदियों के तटबंधों का जायजा लिया और बाढ़ से बचाव की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बाढ़ से बचाव के लिए मुकम्मल तैयारी की जा रही है, लेकिन बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण नेपाल से आने वाला पानी है और हाई डैम बनाकर ही बाढ़ को रोका जा सकता है। लेकिन बिहार सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है। फर्स्ट बता देना चाहता हूँ, लास्ट टाइम इसी कोरोना के टाइम में इसी जून में मुख्यमंत्री भी आए थे, जब उन्होंने यहाँ पर जो पहली बार स्टील सीट पाइल का काम हुआ, नया टेक्नोलॉजी का काम हुआ, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ ट्रेडिशनल मेथड से नहीं, जो भी नया टेक्नोलॉजी देश दुनिया में है उस चीज़ को धीरे धीरे लाना यहाँ पर, ये एक काम है। दूसरा, जो अच्छा प्रश्न आप पूछ दिए कि सारा कुछ उत्तर बिहार का जुड़ा हुआ है। जब तक बाढ़ का प्रभाव कम नहीं करेंगे, सारा विकास एक तरफ, बाढ़ का समस्या एक तरफ। हम भी तो इसी क्षेत्र के हैं, जानते हैं, लेकिन प्रॉब्लम बिहार में नहीं है। मैक्सिमम अब जो हम लोग देखते हैं प्रेडिक्शन की बारिश क्या होगा बिहार में, तो बिहार से ज़्यादा हम लोगों का ध्यान नेपाल में रहता है। जल संसाधन मंत्री संजय झा आज दरभंगा में बाढ़ की बचाव की तैयारियों का जायजा लेंगे और साथ ही तटबंध का मुआयना भी करेंगे। इससे पहले डीएम ने तटबंध का निरीक्षण किया। हायाघाट प्रखंड में बागमती नदी में जलस्तर बढ़ने पर तटबंध पर दबाव बनता है, जिससे हायाघाट, बहेड़ी सहित समस्तीपुर जिला पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगता है। डीएम ने तटबंध का निरीक्षण किया और काम पूरा करने का निर्देश दिया है। शराबबंदी के सीएम नीतीश की मुहिम को महिलाओं का पूरा समर्थन है। पूर्णिया की एक महिला ने जान जोखिम में डालकर शराब बरामद की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि इस दौरान शराब तस्कर शिवानंद गुप्ता वहां से फरार हो गया।
घटना जलालगढ़ के गगेली गांव की है। शराब पकड़ने वाली महिला कल्पना देवी ने बताया कि वो घर की सफाई कर रही थी। इसी दौरान शराब तस्कर शिवानंद गुप्ता बाइक से शराब ला रहा था। जब उसे संदेह हुआ तो उसने बाइक रोकी और बैग की तलाशी लेने पर शराब बरामद हुई। उसने इसकी खबर पुलिस को दी, लेकिन शराब तस्कर मौके से भाग निकला। नाम उसका शिवानंद उर्फ तिलका है, पिता का नाम प्रेमचंद शाह है, और वो बाइक में बैग लेके जा रहा था। मुझे डाउट हुआ कि ये कालाबाजारी कर रहा है शराब का, तो हम रुकवाए गाड़ी, उसने रोका और हम कहे, हम उस टाइम वीडियो भी बनाए और हम कहे इस बैग को ओपन करो, दिखाओ। वो ओपन नहीं कर रहा था। फिर हम उससे रिक्वेस्ट किए, मुझे मजबूर मत करो, बैग ओपन करो, कालाबाजारी हो रही है, इसको नहीं होना चाहिए यहाँ पर। हम रंगे हाथ पकड़े और सारा सामान बरामद किए और गाड़ी में नंबर प्लेट भी नहीं था। मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग ने अवैध विदेशी शराब से लदे ट्रक को जब्त किया है। पकड़ा गया ट्रक भी फर्जी है, क्योंकि हरियाणा के ट्रक पर नागालैंड का नंबर डालकर इस पर शराब ढुलाई का काम होता था। बोचाहा थाना इलाके के राघोपुर मधौली गांव से ये शराब बरामद की गई। हालांकि पुलिस को देखते ही शराब तस्कर मौके से भाग गए, लेकिन ट्रक में ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस छूट गया। उत्पाद विभाग की टीम ने शराब तस्करों की पहचान कर ली और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जब्त शराब की कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। सूचना प्राप्त हुई कि बोचाहा थाना क्षेत्र के राघव मझौली गांव में एक ट्रक खड़ी है और आसपास कुछ लोग कुछ अनलोड कर रहे हैं ट्रक से। इसी सूचना पर वहां पर पहुंचा गया और देखा कि ट्रक के किनारे अवैध विदेशी शराब का भंडारण किया गया है। हालांकि कुछ लोग आसपास उपस्थित थे, पर छापेमारी दल को देख करके वो लोग अगल बगल के खेतों में भाग गए। इधर पटना के एक रिजॉर्ट में एक प्रेमी जोड़े ने सुसाइड की कोशिश की। रिजॉर्ट के कमरे में दोनों ने ब्लेड से शरीर को कई जगह काटकर खुदकुशी की कोशिश की। युवक और युवती दोनों सुपौल के रहने वाले हैं। सुसाइड की इस कोशिश में कमरे में चारों तरफ खून फैल गया, जिसकी खबर पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों युवक युवती को इलाज के लिए कुर्जी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने कमरे से कई सामान बरामद किए हैं। जिस रिजॉर्ट में खुदकुशी की कोशिश हुई वो पटना के पाटलिपुत्र इलाके में है। एम्बुलेंस नहीं पहुंच रहा है सर, लेकिन थानेदार साहब अपने गाड़ी में लेके जा रहे हैं। और कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए जमुई सदर अस्पताल ने तैयारी शुरू कर दी है। यहां 15 बेड का शिशु वार्ड बनाया जा रहा है। डेडिकेटेड कोविड शिशु वार्ड में ऑक्सीजन और कंसंट्रेटर सहित तमाम व्यवस्थाएं रहेंगी। तीसरे संभावित वेव को देखते हुए जमुई सदर अस्पताल में तैयारी शुरू कर दी गई है। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तीसरा चरण तीसरे वेव में बताया जा रहा है कि जैसा कि बच्चों को परेशानी होगी और बच्चे बीमार पड़ेंगे जैसी संभावना बताई जा रही है, वैसी स्थिति में डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर शिशु वार्ड जमुई सदर अस्पताल में अलग बेड बनाया जा रहा है। शिशु वार्ड जहां पर बच्चों का इलाज होगा। अगर वैसे स्थिति में जो कोविड पॉजिटिव होते हैं या कोविड से बीमार बच्चे होते हैं तो उनका इलाज कराने के लिए अलग से इंतज़ाम किया जा रहा है। सदर अस्पताल में कोरोना के तीसरे वेव के आशंका को देखते हुए देख सकते हैं कि यहाँ पर कोविड वार्ड बनाया गया है। सदर अस्पताल का मुख्य परिसर जो है, मुख्य बिल्डिंग है, उसमें दूसरे तल्ले पर यह बनाया गया है और इसका काम चालू है। जो सूचना मिली है, फिलहाल अभी 20 बेड लगाए जा रहे हैं और बेड लगाने के साथ साथ यहाँ पर ऑक्सीजन और कंसंट्रेटर की व्यवस्था होगी, जिसके लिए बिजली के लिए मुकम्मल जो व्यवस्था होनी चाहिए, वायरिंग वगैरह उसकी कर ली गई है। साथ ही यहाँ पर जो इंतज़ाम है वो किए जा रहे हैं, बेड लगाए जा रहे हैं। हम दूसरे तरफ दिखाना चाहेंगे कि यहीं पर यही मेन हॉल होगा, रूम कमरा होगा जहाँ पर बच्चों का इलाज होगा अगर वो उनमें कोविड के लक्षण पाए जाते हैं या कोविड से शिकार होते हैं। और इसी तरह से सदर अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग अपनी तैयारी कर, हमारे साथ जो यहाँ पे प्रबंधक हैं उनसे हम बात करेंगे। अच्छा, किस तरह की तैयारी चल रही है जो तीसरा वेव आने की संभावना है उसको लेकर? एक्चुअली हम लोग के सरकार के निर्देशानुसार सदर अस्पताल जमुई में शिशु वार्ड की पूर्ण रूप से तैयारी शुरू कर दी है। हमारे यहाँ शिशु वार्ड लगभग बनकर तैयार है
जो भी इलेक्ट्रिक वगैरह उपकरण लगाने की चीज़ें हैं उसके लिए हम लोग बिजली के उपकरण के संबंधित मशीन्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इत्यादि सब कुछ लगाने के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं, सब कुछ लग चुका है। और अभी उस तरह के कुछ, हालांकि कोई केसेस अभी नहीं आए हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सारी तैयारी लगभग पूर्ण हो चुकी है। कुछ बेड हम लोग को और लगाने हैं, बेड लगा करके सारे उपकरणों को हम लोग रेडी तैयार करके चालू कर देंगे। कितने बेड लगाए जा रहे हैं? बेड तत्काल तो हम लोग अभी 15 बेड की व्यवस्था कर रहे हैं। उसके बाद भी अगर जरूरत पड़ेगी तो इसकी एक्सटेंशन के लिए हम लोग के पास काफ़ी जगह उपलब्ध है, वहाँ भी हम लोग इसकी तैयारी कर चुके रखे हुए हैं। वहाँ भी उपकरण, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन की व्यवस्था का सफिशिएंट मात्रा में है। इलाज हम लोग अच्छे ढंग से करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि जो सदर अस्पताल के प्रबंधक का कहना है कि इंतजाम किया जा रहा है, लेकिन जमुई जिले में ऐसी मांग हुई है बहुत सारे लोगों के द्वारा कि कम से कम 300 बेड का शिशु वार्ड बनाया जाए कोविड वार्ड में। लेकिन अब देखना है कि हालांकि अभी 15 से 20 बेड का ही इंतजाम हो पा रहा है। वैसे स्थिति में यहाँ ज़रूरत ये भी होगी, अगर थर्ड वेव आता है और बच्चे बीमार पड़ते हैं कोरोना से, तो यहाँ पर जो विशेषज्ञ चिकित्सक है बच्चों का, उन्हें भी और स्वास्थ्य कर्मी की भी तैनाती करनी होगी। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।